तो ये आप इसको देख के समझ सकते हो भाई हाँ ये क्या है। इसमें भी सेम है, जैकिंग का प्रयोग आप करते हो, जैक करके इसको आप आगे पुश करते जाओगे और आगे अंदर 2 4 5 जितना बड़ा ये है उतने आदमी अंदर जाके मैनुअल कट करते रहेंगे, मिट्टी बाहर निकालते रहेंगे। ये आगे पुश होता जाएगा, मिट्टी बाहर निकलती जाएगी, ये आगे पुश होता जाएगा, मिट्टी बाहर निकलती जाएगी। ये इसका काम है। अंडर वाटर आप देख ही रहे हो, आजकल मुंबई में तो हो रहा है ये जनरली, और मुंबई में ये बड़ी बड़ी मतलब रोड के लिए भी हमने कर दिया और मेट्रो के लिए भी हम कर रहे हैं इसको। ये है न्यू ऑस्ट्रियन टनल मेथड। इसमें क्या होता है, मतलब ये पूरा का पूरा स्टेप दे रखा है। पहले आप ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके आप चार्ज करेंगे, मतलब आपका ड्रिलर जो है वो डिपेंड करेगा रॉक के ऊपर है कि क्या स्टेटा है आपके पास, हार्ड रॉक है कि लूज है, उसके हिसाब से आप इसको टनल को आप वो करेंगे, ड्रिल करेंगे। ड्रिल करके आप चार्ज कर देंगे। चार्ज करने के बाद मतलब चार्ज जो आपका डिस्पोजल वो रहेगा, जो आपका एक्सप्लोजिव है वो आप डाल दोगे धीरे धीरे, उसको मिट्टी से बैकफिल कर देंगे और उसको चार्ज करके फिर ब्लास्ट करेंगे। ब्लास्ट करेंगे, फिर कुछ देर इंतजार करेंगे कि जो अंदर का जो धुआं है, जो मिट्टी है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद जो मकिंग है उसको बाहर निकाल देंगे, फिर शॉर्टकट कर देंगे ताकि वो जो आगे वाला जो लैंड है, जैसे आपने आगे ये तरीके का आपका टनल आप बनाना चाह रहे हो, आपने यहाँ खोद लिया, यहाँ खोद के ये नीचे गिरा लिया मिट्टी, तो ऊपर का जो है छत वो नीचे ना गिर जाए, इसके लिए आप उसको कवर कर देंगे शॉर्टकट के साथ में। कंक्रीट की एक दीवार बना देंगे जैसा कि हम लोग सेगमेंट बनाते हैं। उसके बाद रॉक बोल्ट करके उसको फिक्स कर देंगे ऊपर ऐसे। अगेन ड्रिलिंग करेंगे और उसको ड्रिलिंग करके बोल्टिंग कर देंगे ताकि ऊपर से कुछ मटेरियल लूज होकर नीचे ना गिर जाए। फिर सर्वे करेंगे, सब देखेंगे ओके है, तो फिर आगे नेक्स्ट वही चीज़ शुरू हो जाएगी। फिर ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, चार्जिंग, उस सब का सब सेम आपको रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये एक फोटो दिखाना चाह रहे हैं हम लोग। ये आपका सीक्वेंस ऑफ टनलिंग है। टनलिंग के जैसे हम टीबीएम की बात करेंगे तो इसके पार्ट्स रहते हैं ABCD। आपका जो टीबीएम है उसके कई सारे पार्ट्स हैं, आप देखेंगे बाहर, तो एक एक पार्ट को अलग अलग लोअरिंग की जाती है, अलग अलग लिफ्टिंग की जाती है। जब रिट्राइवल करते हैं तो भी अलग अलग को निकालेंगे, एक साथ में सारा का सारा नहीं निकलता है। अकेला अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा यूनिट ये 150 मीटर के आसपास का आपका यूनिट है, और इसका जो कीमत है वो एक 100 करोड़ है एक टीबीएम का। एक टीबीएम का कितना है? 100 करोड़ का खिलौना है हमारा ये। हम पिछले भी ट्रेनिंग जब कर रहे थे तभी हम यही यूज कर रहे थे कि जो खिलौना है ना वो 100 करोड़ का है हमारा, तो 100 करोड़ इसकी वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग देखें अभी कल भी हमने ये किया है लॉन्चिंग, यहाँ पे हमने लोअरिंग किया है गुलरमैक की साइड पे, हमने देखा था, हम विटनेस किया था इस चीज़ को। सेम इसी तरीके से हमने लोअर किया है। यहाँ पे हम लोग एंट्री से कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने मुझसे किया था, मोबाइल क्रेन से किया था, हाइड्रोलिक से। तो 800 टन की क्रेन हम लोगों ने यूज़ की थी। उसके बाद फिर ये क्रेडल फिक्सिंग है। क्रेडल फिक्सिंग वो वाला काम करेगा जो मैंने आपको बताया था ना, एक्सटर्नल फोर्स देगा, एक्सटर्नल फोर्स देगा ताकि मैं आगे जा पाऊँ। एक बार ये काम शुरू हो गया उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चलता चला जाएगा। असेंबली ऑफ टीबीएम पार्ट्स जैसे हमने बताया था, ये स्क्रूअर है, मतलब आपका कटिंग हेड है, ये आपका ये वो अपना वो रहेगा, व्हील रहेगा, मेन कटर है, मेन कटर के बाद स्क्रू कन्वेयर, उसके बाद जैसे आप पुरानी फोटो देखी थी सेम टू सेम वही मेथड है। फिर उसके बाद है ब्रेकिंग ऑफ टनल आई। ये सबसे पहला काम है जब हम लोग करेंगे आपका टीबीएम को अंदर डालने के लिए। उसके बाद इस तरीके से इरेक्शन फ्रेम लगेगा, ये इरेक्शन फ्रेम लग गया, और इरेक्शन फ्रेम लगने के बाद में ये एंट्रेंस का रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आप क्या क्या करेंगे। तो बेसिकली आपका सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, जो हमारा नॉर्मल पीपीज है वो हमारा होना चाहिए, या फिर आप अंदर जाके कोई अलग टास्क करने वाले तो उस टास्क के हिसाब से आपको दूसरा पीपीज डालना पड़ेगा। अगर आप वेल्डर हैं तो आप और वो कुछ डाल भी सकते हैं। एंट्रेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सिंगल पर्सन कभी भी अलाउड नहीं होता है अंडरग्राउंड के लिए, क्योंकि मान लीजिए मैं किसी ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जिसके बारे में मेरे को पता ही नहीं है, और मेरा वहाँ बीपी हाई हो गया और मैं कोलैप्स हो गया वहाँ पे, तो किसको पता लगेगा? कोई होगा नहीं। इसलिए कभी भी टनल के अंदर सिंगल आदमी को अलाउड नहीं करते हैं। विजिटर्स जो हैं वो भी जब अलाउड करते हैं जब उनके पास परमिशन हो, प्रॉपर गाइड हो, जब उन्होंने सेफ्टी इंडक्शन ले रखा हो, या मैक्सिमम 5 विजिटर एक टाइम पे अंदर जा सकते हैं। वो भी लोको में जाएंगे या मैनुअली जाएंगे या कैसे बाय वॉक जाएंगे, वो डिपेंड करेगा क्या सीवियरिटी है, किस तरीके से काम की स्टेज क्या है, काम किस चरण में पहुंचा है, उस पर डिपेंड करेगा। एंट्रेंस का रिक्वायरमेंट जैसे आपने देख लिया। गेंट्री क्रेन का ऑपरेशन, 2 गेंट्री क्रेन लगभग लगती हैं एक जगह पे, और दोनों कभी लोड लिफ्ट करने के लिए, कभी लोअर करने के काम आएंगी।
इन जब भी अपना गेंट्री का जो ट्रैक है, ये गेंट्री का ट्रैक बोलते हैं हम लोग इसको, इससे हम लोग उचित दूरी बना के रखनी है ताकि इसकी चपेट में ना आ जाए किसी तरीके से, इसके नीचे नहीं खड़े होना है। और जो भी ये येलो मार्किंग है ये इसलिए है कि भाई इतना इसका जो ये पोर्शन जो एक्सपोज हो रखा है ना, उसलिए येलो मार्क दे रखा है कि आप येलो मार्क से बाहर रहिए। विजुअल और ऑडियो वार्निंग जो होती है, जब भी ये चलता है ना तो आपका सायरन देता है, जैसे अब नॉर्मल जैसे एम्बुलेंस का सायरन रहता है उससे थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी का सायरन रहता है, वो चलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई किस तरीके से आप वो हो, सायरन है तो मतलब गेंट्री ऑपरेशन में आने वाली है, आप थोड़ा दूर हो जाओ इस रेंज से। कभी भी ऐसे सस्पेंडेड लोड जब हवा में लोड रहता है तो उस टाइम पे रहना नहीं चाहिए उसके सामने। हाँ, एंट्रेंस का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये एक तरीके से हमारा टेली कार्ड है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, एक हेलमेट होता है, हेलमेट के अंदर एक टोकन दे देते हैं, छोटा सा सिक्के की तरह टोकन रहता है, उस पर नंबर डाल देते हैं, एक आदमी को 2 टोकन मिलेंगे। जैसे मेरे पास में है 101, तो एक टोकन पे 2 टोकन रहेंगे, मैं एक छल्ले में से टोकन को निकाल के एक यहाँ लटका जाऊंगा, मैं जिस भी डिपार्टमेंट से हूँ, जैसे मैं जीएमआरसी से हूँ मैं जीएमआरसी का लगा दूंगा, और आगे मैं जेकेएल से हूँ तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, एक वहाँ रहेगा जब तक मैं अंदर हूँ और एक मेरे पास में रहेगा। तो क्या रहेगा, बेसिकली टैली हो जाएगा कि कितने आदमी अंदर हैं, इसलिए इसको हम लोग टैली बोर्ड बोलते हैं। और टैली बोर्ड की खासियत यही है कि जितने भी लोग अंदर आएंगे, चाहे वो विजिटर्स हैं, चाहे वो TBM 1 में जा रहे हैं, TBM 2 में, मतलब TBM 1 TBM 2 मतलब 2 टनल होती हैं, 2 TBM होती हैं, एक आपका अप के लिए होगा, एक डाउन के लिए, आने और जाने के लिए, तो 2 रहेंगी। 2 के अंदर आपका स्टाफ और वो सब के लिए अलग अलग है, 2 टोकन्स मिलेंगे जैसे मैंने बताया आपको, एक एंट्री करेंगे, एक अपने पास रखेंगे, और एक हमेशा आपके हेलमेट में फिक्स हो जाएगा, हमेशा डबल टोकन आपके हेलमेट में फिक्स हो जाएगा। जैसे ही नीचे जा रहे हैं, एक वहाँ रखो, एक आप लेके जाओ। जब भी आप कभी एग्जिट करेंगे तो आप उस टोकन को निकाल लेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा है ये। मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गई, अंदर कोई फायर हो गई, या कोई वैसे ही रूमर हो गया कि यार कुछ हुआ है अंदर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके पास पूरी रिकॉर्ड है कि भैया कितने आदमी अंदर हैं, तो आप 2 आदमियों की टीम, 4 आदमियों की टीम, उसके अकॉर्डिंगली भेज सकते हो। यार 4 आदमी मिसिंग है, तो 4 आदमी मिसिंग के हिसाब से आप 10-12 आदमी भेज दो भाई, हो सकता है सारे ही कोलैप्स हो गए हो या धुएं में फंस गए हो, तो रेस्क्यू करके उनको लेके आने के लिए आप और प्रॉपर टीम आप भेज सकते हो। एंट्रेंस का रिक्वायरमेंट, डेंजर लिफ्टिंग प्रोसेस, मतलब इस तरीके के कुछ वार्निंग साइंस रहते हैं ताकि आपको पता लग जाए भाई कौन वो है, और अगर कोई वार्निंग है तो आप पहले ही दूर रहें। ये शाफ्ट की बॉटम सेफ्टी है भाई, जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ पे बॉटम शाफ्ट, मतलब क्या रहता है, जैसे हम लोग शाफ्ट जैसे देख रहे थे ना कल परसों जब हम लोग खड़े थे शाफ्ट के ऊपर, तो ऊपर से नीचे तक पूरा विजिबल दिखाई देता है। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब बहुत रेयर दिखाई देगा, सब तरफ में आपका रैंप आ जाएगा, आने जाने के रास्ते हो जाएंगे, जीना बन जाएगा, तो बहुत कम स्पेस रहेगा, सिर्फ मूवमेंट के लिए रहेगा कि आपका मशीनरी है, आपका लोड लेके शिफ्ट कर दे और लोड को लोअर कर दे, इस तरीके का स्पेस रहेगा, बाकी सारा स्पेस खत्म हो जाएगा। तो जब भी कभी ऐसी चीज है तो आप, हमारा क्या रहता है कि ऊपर देख लूँ, बुलाना है किसी को तो नीचे से ऊपर भाई मैं, तो इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सायरन रहता है, आप उसको दबाओ तो ऊपर अलार्म आ जाएगा कि भाई नीचे से कोई निकलने वाला है या कोई गेंट्री का मूवमेंट होने वाला है या लोग को बाहर आने वाला है, तो आप पहले ही चौकन्ने हो जाओगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप कभी वैसे हो, अगर आपको वार्निंग साइन मिले तो आप इनसाइड रहो, टनल के अंदर ही रहो, ताकि ऊपर से कोई मटेरियल आपके ऊपर ना गिर जाए या इन सब चीज़ों से दूर रहो। हमेशा सेंसिटिव रहो, क्योंकि लोकोमोटिव जो ट्रेन होती है ना, अंदर जो ट्रेन चलती है उसको लोकोमोटिव बोलते हैं, उसको भी दिखाते हैं कैसे। तो क्या है उसके तरीके से, वार्निंग लाइट्स हैं, लिफ्टिंग जब होगा तो अलग वार्निंग लाइट चमकेगा, मतलब रिवॉल्विंग में चमकेगा या ब्लिंक चमकेगा, तो अलग अलग उसकी कैटेगरीज बनाई गई हैं। कभी रेड लाइट होगा तो ऑटोमेटिकली जब क्रेन आएगा तो ये मूवमेंट इसका चालू हो जाएगा, जैसे ही इसके दायरे में आएगा क्रेन का मूवमेंट तो ये लाइट देना शुरू कर देगा। तो हमने इंश्योर करना है कि अगर कोई लिफ्टिंग या कोई ऐसी शिफ्टिंग की कोई मेजर एक्टिविटी चल रही है तो हम शाफ्ट से दूर रहें। और क्या क्या अपना एंट्रेंस का रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से आपका लैडर बनेगा आपका अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए। तो एक्सेस और एग्रेस दोनों, आना और जाना आपको दोनों इन्हीं लैडर से, इन्हीं से आपको वो करना पड़ेगा। तो वॉकवे जो है वो प्रॉपर होने चाहिए, स्लिपरी नहीं होने चाहिए, एंटी स्किड होने चाहिए, और वॉकवे जो है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए भाई मैन राइडर जो है वो मैन राइडर में ही रहे। आदमी जो है वो, अगर जैसे लोको में 2 तरीके के वो होते हैं, एक लोको मटेरियल के लिए होता है, एक मैन के लिए होता है, तो दोनों का अलग अलग है। ऐसा नहीं होना है कि जिसमें सामान लोड हो रहा है उसमें आदमी बैठ के जा रहे हैं और जिसमें आदमी बैठने का है उसमें सामान लोड कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग चैम्बर दिए जाते हैं, दोनों को अलग अलग करना है। तो हमेशा कभी भी उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, जो आपके लिए आइडेंटिफाइड है खाली उसी में आपको मूवमेंट करनी है।
एक्सेस एग्रेस कैसे मेंटेन करेंगे, तो टनल जो है वो स्लिपरी हो जाती है क्योंकि ऊपर का वेदर अलग है, ऊपर ओपन इन्वायरमेंट है। मान लीजिए कोई पानी का गिलास डाल दिया तो वो सूख जाएगा तुरंत, एक्सपोज होके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन नीचे ना ऐसा नहीं है, ओपन इन्वायरमेंट नहीं है, तो नीचे अगर पानी एक बार चला गया, कुछ गिर गया तो बहुत टाइम लेगा सूखने के लिए। ऑक्सीजन हम लोग हालांकि देते हैं, क्या मतलब हवा भी पूरा सर्कुलेट होती रहती है, लेकिन जो चीज़ आपका ओपन सरफेस में हो रहा है, ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है, वो अंदर नहीं होगा, तो उसके रिजल्ट्स हमेशा अलग होंगे। तो हमको कोशिश करनी है कि जो वेट सरफेस है या स्लीपरी है उससे बच के चलें। एंटी स्किड शूज़ पहने हमेशा, हमेशा डेजिग्नेटेड एरिया में ही खड़े हों, जहाँ रुकें, जहाँ पे कि सेफ प्लेस हो। हमेशा संभल के रहना है, कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं है जो स्लिप हो सकता है, या जो ऐसे वैगन है या जो कन्वेयर्स है वो उसके कांटेक्ट में हम आके हमारे को चोट लग सकती है, क्योंकि कन्वेयर ऐसा है ना, हमेशा मोशन में रहता है कन्वेयर, तो आपको बच के रहना है उससे। हमेशा जब अलर्ट जो है, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनसे हमेशा दूरी बनाए रखनी है, और हमेशा राइट डायरेक्शन का इंतजार करना है। जब राइट अलार्म आपको मिले तभी आपको अंदर जाना है। तो ये कुछ सेफ्टी साइनेजेस हैं, जैसे डेंजर, सस्पेंडेड लोड, ऊपर इलेक्ट्रिकल का, और ये आपका लेजर लाइट का है, जो ये इस टाइप का जो देख रहे हो लेजर लाइट का, क्योंकि अंदर जो है ना वो सर्वे जब काम करते हैं तो पूरा डार्कनेस होता है, और वो जो लाइट होती है बहुत पावरफुल लाइट होती है, तो उसके लिए भी आपको लगाया जाता है। नो स्मोकिंग, अंदर कोई स्मोकिंग नहीं है, क्योंकि अगर एक भी आदमी स्मोक कर लेगा तो वो धुआं जो है पूरा का पूरा अंदर ही घूमता रहेगा, इसलिए स्मोकिंग अलाउड नहीं करते हैं। आई प्रोटेक्शन के लिए हम लोग देते हैं भाई, ताकि कोई आदमी अगर ग्राइंडिंग वगैरह कर रहा है तो दूर रहे, तो उसको दिक्कत ना हो। उसके बाद ऑडियो विजुअल हमारे वार्निंग साइंस रहते हैं। ऑडियो विजुअल मतलब आपको ऑडियो भी आएगी और लाइट्स भी रहेगी और आवाज़ भी आएगी, अलार्म भी आएगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, हम दो क्यों देते हैं, अलार्म भी और लाइट भी क्यों देते हैं हम लोग? कोई आइडिया, कोई गैस? वेरी नाइस। किसी को हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ना सुनाई दे, और किसी को दिखने की प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, उसके लिए डबल दिया जाता है, ताकि अगर आप सुन नहीं पा रहे हो तो आप देख लो, देख नहीं पा रहे हो तो आप सुन लो, इसलिए ऑडियो और विजुअल दोनों दिए जाते हैं। और सर्वे इक्विपमेंट जैसे मैंने बताया बहुत हैवी लेजर लाइट्स होती हैं, टोटल स्टेशन है ये। इसके साथ जब आप वो करते हो तो यहाँ पे हम लोग वार्निंग साइन देते हैं कि लेजर लाइट है, थोड़ा दूर रहिए। तो कभी भी लेजर लाइट है उसके अंदर डायरेक्ट देखना नहीं है, आँखों की जो रोशनी है वो जा सकती है। उसके बाद बेसिक क्या टनल सेफ्टी रूल्स हैं, जो भी आपका ऑपरेटर है या इक्विपमेंट जो है वो ऑथराइज आदमी, मतलब कॉम्पिटेंट जो आदमी है वही उसको यूटिलाइज करेगा, यूज़ करेगा। कोई भी इक्विपमेंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, छेड़खानी करने के बाद चीज़ें खराब हो सकती हैं। कभी भी टनल के अंदर हमने जैसे बताया कि अकेले नहीं जाना है, और वॉकवे का यूज़ करना है। मैन राइडर अगर है तो मैन राइडर पे आप बैठ के जा सकते हो, जैसे लोको है, जैसे मैंने बताया एक मटेरियल के लिए होता है, एक मैन के लिए होता है। कभी भी कोई भी मटेरियल हाइट से फेंकना नहीं है। जनरली हम लोग जो लेबर होती है क्या करती है, आने जाने की वो बचाने के लिए टाइम वो ऊपर से सामान फेंक देती है। आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर ला रहे, ले भाई पकड़, प्लायर दे रहे, ले भाई पकड़, वो उसी के अंदर घुस जाएगा, उसी की खोपड़ी में घुस जाएगा, तो पता नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग कभी भी कोई मटेरियल, क्योंकि ऊपर जहाँ पे आप खड़े हो, अगर हम लोग सूरज स्टेशन की बात करेंगे तो हम वहाँ पे बात करेंगे तो वो 30 मीटर 35 मीटर तक हमारी गहराई है वहाँ से। अगर हम ऊपर से कोई मटेरियल फेंक रहे हैं तो उसका कितना वो हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़बरदस्त काम करेगा, तो नीचे वो हैंडल नहीं कर पाएगा उस चीज़ों को। तो कभी भी हम बोलते नहीं है भाई आप कुछ भी चीज़ ऐसी फेंक दो, फेंकना भी नहीं चाहिए, वो रिस्क है। हमेशा जो वेल्डिंग एरिया है या वेल्डर है उनको हमेशा क्लियर रखो, क्योंकि अगर वो ऐसे अंधेरे में धुएं में कहीं काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी उनको। कभी भी डायरेक्टली मत देखो वेल्डिंग को, क्योंकि जैसे ही आप वेल्डिंग के एक्सपोजर को डायरेक्ट देखते हैं तो आपको आंखें खराब होने का रिस्क रहता है। जितने भी कोई नियर मिस हैं, कोई इंसिडेंट है, उनको रिपोर्ट कीजिए ताकि एक्शन लिया जा सके। इमरजेंसी टेलीफोन नंबर कहाँ कहाँ पे हैं, कम्युनिकेशन होता है अंदर की तरफ में, ताकि आपको अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो आपका हर एक नंबर दिया जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे नंबर सर्कुलेट होते हैं कि भाई कौन से नंबर पे आप देख सकते हो, वो दिखाया जाएगा। उसके बाद 100 मीटर के ऊपर हमारा फायर अलार्म बॉक्स रहेगा और इंटरकॉम रहेगा। इंटरकॉम मतलब आप बात करनी है नीचे अंदर ही, मैं फर्स्ट शाफ्ट पे हूँ, शाफ्ट के क्रॉस पैसेज 1 पे हूँ, मेरे को 3 वाले से बात करनी है तो मैं अंदर ही बात कर लूँगा, हेलो, तो वो आपको कोई भी इमरजेंसी मैसेज आप उसको पास कर सकते हो। कोई भी टेलीफोन जो नीचे से ऊपर तक भी बात करनी है सरफेस पे, क्योंकि नीचे से ऊपर और कोई मेथड चलेगा नहीं, तो वही टेलीकॉम ही चलेगा, क्योंकि अंदर आपका मोबाइल काम नहीं करेगा,
नीचे जब आप गहराई में जाओगे तो मोबाइल आपका काम करना बंद कर देगा। वॉकी टॉकी भी एक सर्टन रेंज है कि आप इतने रेंज तक जा सकते हो, उसके बाद आपको टेलीकॉम यूज़ करना पड़ेगा। तो वायर्ड टेलीकॉम रहता है ये, जैसे आप लोग घर पे यूज़ करते थे, एक ही टेलीफोन से एक वॉकी टॉकी उठा लेते थे, तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। और क्या क्या है, आपका फायर एक्सटिंग्विशर की लोकेशन, होज रील होज की लोकेशन सब प्री डिफाइंड रहती है, इतने मीटर पे ये आएगा, इतने मीटर पे ये आएगा। फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग आपको बहुत एक रेगुलर इंटरवल पे दी जाएगी, भैया अगर अंदर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आप कैसे उसको यूज़ करो। तो फायर एक्सटिंग्विशर जनरली ABC क्लास के, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। TBM जैसे हमने बताया, लोकोमोटिव्स, मैन राइडर, शाफ्ट बॉटम, होस्ट, ट्रांसफार्मर, ये इसके मेजर पार्ट्स हैं। सबकी अलग अलग सेफ्टी आपको देखनी पड़ेगी। ट्रांसफार्मर अलग होगा, होस्ट अलग होगी, शाफ्ट बॉटम अलग हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड जो होज रील है उसका जो लेंथ होता है वो 30 मीटर के आसपास रहता है और हर 50 मीटर पे फिक्स किए जाते हैं। इनको करने का कारण क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए 30 मीटर मैं यहाँ पे हूँ, अगर यहाँ से 30 मीटर और यहाँ 30 मीटर, ये 30 और ये आगे 50 का हम बोल रहे हैं कि 50 मीटर पे आपको फिट करना है। एक होज रील होज की जो लेंथ होती है वो 30 मीटर के आसपास है। तो यहाँ पे अगर लगाया हो तो यहाँ से 30 मीटर कर लूंगा और वहां से जो लगाया हो 50 मीटर पे वहां से 30 मीटर कर लूंगा। तो मेरा जो बीच का पोर्शन है 10 मीटर का मेरे पास फिर भी ओवरलैप रहेगा, तो इसलिए आपको 50 मीटर पे ये दे। इसी तरीके से फायर की जो सारी की सारी चीजें हैं वो डिफाइन की जाती हैं। आप इतनी दूरी आप उसके ऊपर रखो। कभी भी होज रील्स का मिसयूज नहीं करना है, मतलब खोल के कोई जा रहा है तो उसके ऊपर पानी मार दिया और इस तरीके से, मतलब हॉर्स प्ले नहीं करना है। तो सेफ्टी जो है टनल के अंदर आपको जनरली सेल्फ रेस्क्यूअर दिए जाते हैं। अगर आप टनल में गए हो, आप काम कर रहे हो, आप विजिट कर रहे हो, आप कुछ और करने के लिए गए हो, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, अंदर धुआं हो गया, आग लग गई, तो आपको सेल्फ रेस्क्यूअर के लिए एक बॉक्स रहता है, वो बॉक्स देंगे। उस बॉक्स के अंदर आधे घंटे की ऑक्सीजन है, आप उसको लेके आप ऊपर तक आ सकते हो। तो ये सेल्फ रेस्क्यूअर बोलते हैं उसको। तो हर TBM के अंदर होते हैं, आप उसको लेके आ सकते हो। हमने जनरली जो सेल्फ रेस्क्यूअर है उसको जगह को निर्धारित कर देना है कि यहाँ पे रखे हैं और उनको बार बार मेंटेनेंस करते रहना है, खोलना नहीं है आपको। उसके सारी की सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर दी गई हैं, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो और उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको देना है। जैसे मेरे पास 40 पीस है तो मैं एक पीस को ऐसा कर लूँगा कि उसको मैं खोलूँगा और बार बार यूज़ करने के लिए, भैया इसको ऐसे यूज़ करना है, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा, ये सेकंड रहेगा, तो उसको चरणबद्ध तरीके से मैं बता दूंगा, भाई हाँ ये चीज़ें हैं, आपको इस तरीके से यूज़ करना है। एक जगह होगी निर्धारित, जब भी कुछ इमरजेंसी आए तुरंत उनको निकाल लो और यूज़ करना शुरू कर दो। बहुत अच्छी चीज़ है ये। उसके बाद में फर्स्ट एड बॉक्स की लोकेशन प्री डिफाइंड है, कितनी दूरी पे आपको फर्स्ट एड बॉक्स मिलेंगे। शाफ्ट के बॉटम में, TBM में, लोकोमोटिव में, मैन राइडर में, सब में होगा। जैसे हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हर एक हैवी इक्विपमेंट के अंदर भी आपको ये दिया जाए। जैसे आपका गैंट्री है, आपका हाइड्रा है, सबके अंदर, आपका एक्सकेवेटर है, सबके अंदर हम लोग देते हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि भाई सब जगह पे रहे, अगर किसी को कुछ इमरजेंसी हो जाए तो उसकी हेल्प वहीं की वहीं की जा सके। लोको और ट्रेन का ट्रैफिक किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ऑपरेशन जो लोकोमोटिव का है उसके बारे में जरा समझते हैं। सिर्फ ट्रेंड और ऑथराइज्ड जो कॉम्पिटेंट आदमी रहेगा वही इसको चलाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाहर स्क्रीन के ऊपर या कहीं जो मेटल पार्ट होता है वहाँ पे लिख देते हैं, भाई ये आदमी, जैसे जितेंद्र धनखड़ उसके लिए सर्टिफाइड है चलाने के लिए, तो जितेंद्र धनखड़ ही मशीन को चलाएगा, दूसरा आदमी नहीं चलाएगा। उसके बाद में अगर कोई और चलाता पाता तो आप एक्शन ले सकते हो, तो वो लिख दिया जाएगा। जितने भी रूल्स हैं जो उनके ड्राइवर को फॉलो करने हैं उसके पहले ही एक पूरा का पूरा पेज बना दिया जाता है, भाई आप डेली की डेली उसको देखेंगे, साइन करेंगे, चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे। कोई भी एयर ब्रेक कंटिन्यूटी अगर होती है तो थ्रू आउट द ट्रेन, मतलब कभी भी कुछ होता है तो आपको तुरंत रिपोर्ट करना है। और कभी भी लोकोमोटिव के ऊपर जो रोलिंग पार्ट होते हैं वहाँ पे मैंने बैठ के नहीं जाना है, और कभी भी ऐसी जगह पे खड़ा नहीं होना है जहाँ पे लोकोमोटिव रिवर्स हो रहा हो, ताकि उसको दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो लोकोमोटिव का जो इंजन रहता है ना उसके बैक साइड में हम लोग वो लगा रहते हैं रिवर्स कैमरा, तो जैसे ही कुछ मूवमेंट रहती है तो पीछे पता लगता है। लेकिन इसको इसके ऊपर रिलाई नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हमारा काम अंदर मक रहता है, जैसे ही मक गिरा, कन्वेयर बेल्ट से रिलीज हुआ, तो वो जो कवरेज है ना उसका वो ब्लॉक कर देगा रिवर्स कैमरे को, तो ब्लॉक कर देगा तो कुछ आएगा ही नहीं। तो कभी भी उसके ऊपर रिलाई नहीं करना है। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसकी सेफ्टी के लिए वो देखता रहे, पर आपको ये नहीं करना कि वो मेरे को ड्राइवर देख के वो रोक देगा अपने आप, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा ब्रेक्स को, क्योंकि पूरा अंदर का जो सरफेस है वो स्लिपरी है, इसलिए बच के रहना है। और कभी अगर पावर आउट होती है तो उसका स्पेशल ध्यान देना है। और निकलने के लिए क्या करते हैं, पावर जब आउटेज होती है तो छोटी छोटी, जैसे ये ट्यूबलाइट्स लगी है ना,
ऐसी इमरजेंसी लाइट्स लगी रहती हैं, वो बैकअप के साथ आती हैं, आधे घंटे का बैकअप रहता है उनके अंदर भी। अगर पूरा ब्लॉक हो गया पावर तो भी आप आराम से बाहर आके आधे घंटे तक बाहर निकल सकते हो। जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर हो गया इमरजेंसी में तो आपके पास आधे घंटे का बैकअप है, आधे घंटे का ऑक्सीजन का बैकअप आपके पास में और आधे घंटे का पावर बैकअप भी है। और क्या करते हैं, ये कुछ स्पीड है, जब खाली ट्रेन होगी तो किस तरीके से उसका वो होगा, लोकोमोटिव की स्पीड रहेगी जब एम्प्टी है और टीबीएम की तरफ जा रही है, और जब फुल है और टीबीएम की तरफ से आ रही है 10 किलोमीटर की स्पीड रहेगी। बेसिकली हम लोग एक थंब रूल है कि भाई 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपको मेंटेन करनी है, इसके ज़्यादा जाओगे तो दिक्कत है। बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं भाई, कई बार डीरेल हो गया या किसी चीज़ में ठोक दिया, कंट्रोल नहीं हुआ, ब्रेक फेल हो गए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो हम लोग बोलते हैं भाई 4 का तो वो है, 4 किलोमीटर का पर आवर की स्पीड से ही चलेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, इतनी स्पीड अपना मेंटेन करनी है। तो उसको ये सिस्टम है भाई किस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। तो लोकोमोटिव की स्पीड जैसे बताया डबल हो गया पेज। ये क्रॉसिंग है, जैसे एक्सिंग हम लोग बोलते हैं ना, एक ट्रैक से आप 2 ट्रैक में जब जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कैलिफोर्नियन क्रॉसिंग। ये हमारा लोको ट्रेन का ट्रैफिक भाई, जब भी आप कभी ये उसका दिया हुआ है भाई, आप निकलेंगे तो कैसे हो, एक बार हॉर्न देंगे तो लोको स्टॉप हो रही है, 2 बार हॉर्न देंगे तो मूव इन है, चल रही है, और 3 बार करेंगे तो बाहर निकल रही है, शाफ्ट की तरफ से बाहर आ रही है। तो उसका ये दे रखा है, तो कभी भी इनके साथ खिलवाड़ नहीं करनी है, और जो सिस्टम जो बना रखे हैं उसी को आपने फॉलो करना है। लोको का ट्रेन ट्रैफिक किस तरीके से, तो लोको के साइन सिग्नल्स, विजुअल सिग्नल्स, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और लोको आपको दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी मजबूरी है कि आप वहाँ पे खड़े हो, तो अपना फ़ोन निकालिए, उसका जो फ्लैशर है ना उसको ऑन कर लीजिए और उसको टिक करके बंद कीजिए, उसके ऊपर उंगली रख लीजिए, उसको बंद कीजिए। तो वो एक इमरजेंसी साइनेज है, जब भी आप कभी अंदर जाएंगे तो आपको ये चीज़ें बता के भेजा जाएगा। अगर सब कुछ आपका लाइट भी चला गया और लोको की मूवमेंट हो रही है और लोको की भी लाइट नहीं है, तो आप अपना लीजिए फ़ोन और फ़ोन के ऊपर जो फ्लैशर है उसको बार बार ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, ताकि सामने वालों को पता लगे कि वहाँ पे कोई आदमी है, कोई इमरजेंसी है। तो उन सब चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपके पास आने वाली, तो टॉर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। टॉर्च हम लोग हमेशा लेके चलते हैं, हमेशा जब भी कभी काम करेंगे टनल के अंदर तो टॉर्च का बहुत इंपॉर्टेंस है। टॉर्च इमरजेंसी में भी काम आती है, और लाइट वाइट चलेगी तो भी आप देख सकते हो। तो ये रूल्स है कुछ शंटिंग के और बस्टिंग, ये हमारे काम का नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिस्कस करूँगा नहीं। ये आपका दिखा रखा है भाई, रूल्स और रेगुलेशन है भाई। 22 जो आदमी है वो एक बार अलाउड हैं, जो नॉर्मल ऑपरेशन अगर चल रहे हैं तो 22 आदमी एक बारी में टीबीएम के शाफ्ट के अंदर, टनल के अंदर जा सकते हैं। जितने भी जो डोर हैं वो हमेशा लोकोमोटिव के बंद रहने चाहिए, कोई भी आदमी अपने हाथ पैर बाहर नहीं निकालेगा। ये सब नॉर्मल रूल्स हैं, लोको के अंदर जब आप जाएंगे तब है। रेलवे ट्रैक का जब आप काम करेंगे तो परमिट सिस्टम आपको लेंगे, बिना परमिट सिस्टम के आपकी एंट्री एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा। जब भी आप कभी ऐसे देख रहे हैं भी आप कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो लॉग आउट टैग आउट आपने यूज़ करना है, और हमेशा देखना है कोई भी आदमी जो है वो हमेशा सूटेबल लैंप या टॉर्च उसके पास रहे, और आपको जो रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल है और जो स्पीड के लिए जैसे हम लोग रोड नॉर्मल ट्रैफिक के लिए करते हैं वैसे ही अंदर लाइट्स हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको भी। तो ये इस तरीके के ये कन्वेयर हैं, कन्वेयर का जो रोलर्स हैं, और इससे दूरी अपना बना के रखनी है आपने। चैन और स्प्रोकेट जो हैं, ये इसके जो गियर्स है, ऐसे दूर रहना है। जब मोशन में होती है तो कभी भी उस चीज़ के पास नहीं जाने हैं, कभी लूज क्लोथिंग नहीं डालना है, ताकि इसके मूवमेंट के अंदर किसी पार्ट के अंदर हम लोग ना फंस जाएं। हमेशा जब भी इमरजेंसी स्टॉप वायर है, ये जो इमरजेंसी स्टॉप वायर है, इसको आप खींच के, मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो गया, आपका कोई कपड़ा आ गया, आप सामने वाले को देख रहे हो वो कोई फंस रहा है अंदर, तो आप तुरंत इसको खींच देंगे तो ये एक तरीके का इमरजेंसी स्टॉप है, तुरंत बंद हो जाएगा इसका मोशन। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नियम को, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिहाज से हम लोग देते हैं, और देना भी चाहिए। यहाँ पे भी देखेंगे आप, यहाँ पे भी हमने दे रखे हैं। उसके बाद कन्वेयर में क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। कन्वेयर में यही है, जैसे हमने बताया कि अगर कोई फंस जा रहा है, कोई कपड़ा फंस गया, तो इस तरीके से आपको दूर रखना है, अपना हाथ वगैरह नहीं डालना है। सेगमेंट हैंडलिंग, सिर्फ ऑथराइज आदमी ही सेगमेंट को हैंडलिंग का काम करेगा। सेगमेंट से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे कई बारी जब आप सेगमेंट उठा रहे हो तो लाइट चली जाती है, तो चांस रहते हैं गिरने के, छोड़ने के चांस रहते हैं, तो वैक्यूम से हमेशा उसको रोक के रखा जाता है। तो बहुत सावधानी का काम है, कोई भी आदमी को अलाउड नहीं करते हैं इसके अंदर। जो भी आदमी अंदर काम करेगा प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, और जो लोड है, लिफ्टिंग है, उससे दूर रहेगा हमेशा। सेगमेंट करेक्शन ये भी वही है, किस तरीके से करना है उसकी वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे काम कर सकते हो आप, और रिंग बाइंडिंग के दौरान आप कैसे कर सकते हैं। जैकिंग जैसे आप कर रहे हो भाई, टीबीएम जो ऑपरेटर है वो हमेशा काम को करेगा, और हमेशा
ये करेगा भाई, जो भी आपका सेगमेंट हो रखा है वो एक डिज़ाइन रहता है हमारा 1 2 3 4 5 6 रिंग्स जो उन्हीं के सीक्वेंस में आएगा। वो अगर सीक्वेंस गड़बड़ आता है तो आप फिट नहीं कर पाओगे उसको। तो ये क्वालिफाइड ऑपरेटर होना चाहिए जो इस काम को करेगा। उसके बाद ग्राउटिंग। ग्राउटिंग एक बेसिकली एक तरीका है जिससे आप बाहर की जो कोई पानी है या कुछ और कोई मटेरियल है उसको अंदर आने से रोका जा सके। आपने टनल चला दी, टनल टीबीएम आपका मोशन में है, कटर हेड आपका कटिंग कर रहा है, पीछे आपका मिट्टी निकाल रहा है, इधर आप वो लगा रहे हो, सेगमेंट लगा रहे हो। तो जब आपने सेगमेंट लगाया तो इसमें और उसमें सेगमेंट के बीच में कुछ गैप बच जाता है, उसके लिए हम लोग ग्राउटिंग करते हैं ताकि वो पूरा का पूरा स्पेस कवर हो जाए। जनरली आप सीमेंट से कर सकते हो या बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये सीमेंट से ही होता है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है और चीपर है और अच्छा भी है, अच्छे रिजल्ट देता है। और सीमेंट का जो हमारा सेगमेंट रहता है उसके साथ में उसकी पैकिंग भी अच्छे से हो जाती है, तो उसको मर्ज कर लेता है वो दोनों को, इसलिए उसका दिया गया है किस तरीके से आप क्या क्या सावधानी बरतेंगे। तो इसमें भी कॉम्पिटेंट आदमी का होना जरूरी है। इस तरीके से आपका लिफ्टिंग गियर्स है, एक अंदर छोटी सी गेंट्री रहती है जो कि आपकी जो लोड वाले कुछ मटेरियल है, जैसे आपको भी आपका जो कटर ब्लेड है उसका कोई ब्लेड का पार्ट टूट गया तो उसके लिए आपको हैवी लोड वाला कुछ चाहिए, तो अंदर आपको छोटी छोटी गेंट्री और छोटा वो सब मिलेगा आपको, उससे आप लिफ्ट कर सकते हो। और कभी भी ये कहा जाता है जैसे आप अंदर जाओगे तो वो जो आपका एक्टिविटी है जब आप लिफ्ट करोगे तो वो लिफ्टिंग में कन्वर्ट हो जाएगी टनलिंग की जगह पे। तो जैसे आप हाइट पे चढ़ोगे तो वो हाइट सेफ्टी हो जाएगा वहाँ पे, तो उसके हिसाब से आपको प्रिकॉशन लेने हैं, तो वो सब्जेक्ट बढ़ता चला जाएगा। नहीं तो इलेक्ट्रिकल पार्ट है पूरा का पूरा टीबीएम, हमेशा हाई पावर्ड की लाइन रहती है तो हमेशा क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन जो है काम करेगा, नॉर्मल तरीके से काम नहीं करेगा। जैसे क्योंकि नॉर्मल आदमी को पता नहीं रहता है, अगर आप नॉर्मल किसी आदमी को बोला हाँ भाई इसकी बिजली चेक करनी है तो क्या करेगा, निकालेगा अपना पेन और यहाँ पर डाल देगा, है ना, मतलब टेस्टर डाल देगा। अभी उसको पता नहीं है टेस्टर की कैपेसिटी क्या है, कितनी वोल्टेज तक ये चेक कर सकता है। मैं अगर टीबीएम में अगर टेस्टर लगाऊंगा तो क्या हुआ, हाँ खत्म हो जाएगा आदमी तुरंत, उसका भजिया पाव बन जाएगा उसका। तो ये हम लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए कंपिटेंट आदमी को भेजते हैं और बताते हैं भैया ये चीज़ बचा के रखनी है, टेस्टर उसको यूज़ नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, वार्निंग साइन के ऊपर ध्यान देना है और कभी भी स्विच ऑफ नहीं करने हैं। हमेशा जो ऑथराइज्ड जो पर्सन है वही चलाएगा। अगर कोई मशीन कभी खाली भी पड़ी है, कई बार लोगों की आदत होती है हाइड्रा खाली है, चाबी अंदर है, मारी चाबी चल देंगे, वो चला तो लेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे, पता नहीं है कहाँ पे किस तरीके से, नॉर्मल गाड़ी से बहुत डिफरेंट होती हैं वो चीज़ें। तो क्या क्या इमरजेंसी हो सकती हैं, ग्राउंड कोलैप्स हो सकता है, टनलिंग के अंदर मिट्टी कोलैप्स हो जाए, बहुत बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं ये वाले। टेम्परेरी या परमानेंट कोई स्ट्रक्चर है, कोई स्पॉट है, ऊपर कोई बिल्डिंग है, वो कोलैप्स कर सकती है। फ्लड हो सकता है, जैसे अभी थोड़े दिन पहले हुआ भी था शाफ्ट के अंदर, तो कोई यूटिलिटी है वो लीक हो सकती है, गैस रिलीज हो सकता है, कोई एक्सप्लोजन हो सकता है, आग लग सकती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की, बिल्डिंग जो है ऊपर वो टिल्ट हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं और एक्सीडेंट होते हैं मूविंग इक्विपमेंट के, क्योंकि आपका लोको जो है मूवमेंट में रहेगा, हमेशा आना जाना अंदर आना जाना लगा रहेगा उसका, प्लांट और पावर जो है फेलियर और कोलैप्स हो सकता है। मान लीजिए हो सकता है एक बार दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था कि टीबीएम चलते चलते ही रुक गई थी, तो उसको फिर निकालने के लिए अलग से शाफ्ट बनाई गई, तो वो अलग बड़ा टास्क हो गया था। सीसी के साथ ऐसी घटना हुई थी। तो बहुत सारे केस ऐसे भी हुए हैं। इलेक्ट्रिकल हजार्ड तो है ही जब हम लोग पावर का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे हजार्ड्स हैं और इमरजेंसी हैं जो टनल के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर इमरजेंसी आ गई टनल के अंदर, पहली बात तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कभी टनल के अंदर या कहीं भी किसी भी स्पेस में हम लोग काम करते हैं तो हम लोग ये बता देते हैं कि भैया आपको वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयार रहना है। वर्स्ट कंडीशन के लिए जब आप तैयार रहेंगे तो छोटी मोटी इमरजेंसी आपको कुछ भी नहीं करेगी। अब यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, जहाँ पे आप बैठे हो क्या हो सकता है, यहाँ पे वर्स्ट एक्सीडेंट, छत गिर सकता है, एक्सकवेशन अर्थक्वेक आ गया तो ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो सकता है, ये वर्स्ट कंडीशन है। आप टनल या किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ की वर्स्ट कंडीशन के बारे में पता कर लो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके लिए प्रिपेयर रहो, तो बाकी सारी जो इमरजेंसी है वो नॉर्मल केस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इवैक्यूएशन अगर नेसेसरी है, इवैक्यूएशन का मतलब आपको सेफ जगह पे निकलना है, टनल से आपको निकल के बाहर जाना है जहाँ पे सेफ लोकेशन हो, जहाँ पे आपका हेड काउंट किया जा सके 20 आदमी थे, 20 आदमी बाहर निकल आए हैं कि नहीं आए हैं, तो उसको एक इवैक्यूएशन प्रोसेस बोलते हैं। इसका जो प्रोसीजर्स हैं उसको भाई आप कैसे किसकी हेल्प करोगे, तो उसकी टीम बन जाएगी, रेस्क्यू टीम, इमरजेंसी टीम, फर्स्ट एड टीम, हाउसकीपिंग टीम। तो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ERT बोलते हैं हम लोग, उसके पार्ट बन जाएंगे, उसके सब पार्ट हो जाएंगे। जैसे मेरा काम रहेगा रेस्क्यू का, इनका रहेगा फायर फाइटिंग का, इनका हाउसकीपिंग का, अलग अलग काम बढ़ जाएंगे, उसके हिसाब से वो काम करेंगे।
ट्रेंड रेस्क्यू पर्सनल होने चाहिए साइट के ऊपर या टनल के अंदर, तभी आपको दिखते हैं। और हमेशा कोई भी सिंबल अगर है तो उसके बारे में आपको चेक करना है। सबसे बड़ी बात, पैनिक हमेशा नहीं करना है, पैनिक से दूर रहना है हमेशा। और क्या क्या हो सकता है, ये कुछ माइनर इंजरीज हैं, माइनर कुछ इवेंट्स हैं, जैसे फायर हो गया तो कोई फायर फाइटिंग का जो इक्विपमेंट है हमारे पास, फायर एक्सटिंग्विशर भी रहते हैं और हॉजरिल हॉज भी रहते हैं। हॉजरिल हॉज जैसे मैंने बताया 60 मीटर तक का वो रहता है, 50 मीटर पे रहता है। 30 मीटर आप यहाँ से कवर कर लोगे, 30 मीटर वहाँ से कर लोगे, तो बराबर अपना हो जाएगा। जब भी कभी कोई फायर होगी तो फायर फाइटिंग टीम को बुला लो या अपने सुपरवाइजर को फ़ोन कर लो टेलीकॉम से अंदर से। और कोई मेजर अगर फायर हो गया तो फिर फायर ब्रिगेड ही फिर आके उसको बुझा सकती है। फायर ब्रिगेड को कॉल कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो इवैक्यूएट कर दीजिए, बाहर निकल आइए। बाहर निकलने के लिए आपके पास सेल्फ रेस्क्यूअर है, आधे घंटे का बैकअप है सबके पास, आप लेके तुरंत उसको बाहर आ सकते हो। और क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, फर्स्ट एड हो सकता है। डेंजरस अकरेंस के दौरान किसी का हार्ट फेल हो जाए, कोई बेहोश हो गए, चक्कर गिर जाएगा। हाँ सर, मैंने पहले बताया इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम का काम क्या रहेगा, रेस्क्यू, फायर फाइटिंग, आपका हाउसकीपिंग और इमरजेंसी हैंडलिंग, चारों की चारों जो टीम है वो रहेगा। मान लीजिए अंदर से कोई फायर, जनरली क्या रहता है प्रोसीजर, अगर आग लग गई तो पहली बात तो हम लोग डिसाइड करने वाले नहीं है कि किस बड़े लेवल की आग है। फिर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर विशाल ने देख लिया आग, तो विशाल ने अगर आग देखी तो विशाल आग देख के वहाँ रुकेगा और विशाल फ़ोन करके आग वाले जो कम्युनिकेशन जो हमारा टेलीकॉम है उससे फ़ोन करेगा, मेरे को बताएगा ऊपर सरफेस पे कि सर ऐसे ऐसे आग है, इस पर्दे के अंदर आग लग गई है, या इस स्विच बोर्ड के अंदर आग लग गई है, या एसी के अंदर आग लग गई है, या टीबीएम के इस पार्ट में आग लगी, या हाइड्रोलिक पाइप था वहाँ पे आग लग गई, या अंदर कोई छोटा मोटा सब स्टेशन है उसके अंदर आग लगी, तो मेरे को सिचुएशन पहले पता लग जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, अब जब मेरी टीम आएगी फायर ब्रिगेड की बाहर से तो मैं उनके साथ आऊँगा। हमारे पास में उसके लिए आपका सेल्फ रेस्क्यूअर सेट रहते हैं, जैसा आपने ये देखा आधे घंटे वाला तो बॉक्स टाइप का रहता है। उसके बाद में हमारे हमेशा सेल्फ कंटेन हमारा ब्रीदिंग एपरेटस सिलेंडर के साथ होता है, उसके अंदर 45 मिनट्स का बैकअप रहता है। उसको कमर पे ला देंगे, 16 किलो का रहता है, उसको लेके अंदर जाएंगे, प्रॉपर मास्क लगाएंगे, जैसे स्कूबा डाइविंग वाले यूज करते हैं ना, स्कूबा डाइवर जैसे यूज करते हैं, ऐसे प्रॉपर मास्क लगा के अंदर जाएंगे, फायर फाइटिंग करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर कोई कैजुअलिटी मिलती है तो उसको रेस्क्यू करेंगे। रेस्क्यू के मेथड फिर अलग अलग है। आप फायरमैन लिफ्ट करना चाहते हो, आप 1 पर्सन टू 1 पर्सन आप रेस्क्यू करना चाहते हो, या 2 आदमी 1 आदमी को रेस्क्यू करेंगे, 3 आदमी, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो अगर कभी ऐसा होगा तो फरार नहीं होंगे ये, मतलब ऐसा नहीं है कि आग लगे तो भाग लो फरार हो रहे हैं, फरार नहीं होना है। जो आदमी ने देखा है, जो अंदर आदमी सेफ्टी वाला, अंदर सेफ्टी वाले 3-3 4-4 आदमी रहेंगे हर 200 मीटर 300 मीटर पे, तो वो देखेंगे, उनका काम ही यही है। अगर इमरजेंसी होगी तो रिस्पॉन्ड करेंगे, बताएंगे भैया ये इमरजेंसी है साहब, इसको इस तरीके से डील करना है, ऐसे हुआ था, ये कारण है। कारण में भी जब फायर की बात करेंगे तो फायर भी किस तरीके से लगी है मैं बताऊंगा। कपड़े की आग है तो मेरे को ये वाला एक्सटिंग्विशर चाहिएगा, बिजली की आग है तो ये वाला एक्सटिंग्विशर चाहिएगा, आपका ऑयल में या डीजल पेट्रोल में आग लगी है तो आपको इस वाला चाहिएगा। तो हर एक के लिए इमरजेंसी प्रोसीजर जो डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको फॉलो करेंगे। कभी भी जो पर्सन, अगर कोई रिस्क है, अगर आपने देख भी लिया विशाल है, विशाल को आग बुझाना नहीं आता है, तो उसको अपनी जान रिस्क में नहीं, खतरे में नहीं डालनी है कि मैंने नहीं, मैं तो मैं शक्तिमान